नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीएसआई का एग्जाम आने वाला है 12 नवंबर से लेके, उसी के लिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चालू कर रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और प्लस डेली 80 क्वेश्चन जो हम फ्री क्विज में करवा रहे थे वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 80 जो करवा रहे हैं हिंदी के और प्लस जीके मूल विधि संविधान के, वो तो करवाते ही जा रहे हैं, प्लस और भी कई सारी पिक्स शेयर करते जा रहे हैं। यूपीएसआई बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम में चैनल है, एड्रेस आप डाल सकते हैं @UPSI बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से ज्वाइन करिएगा। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, कंप्लीटली फ्री है, एक भी पैसा नहीं देना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर दीजिएगा, लगातार आपके लिए सपोर्ट है। लास्ट के 10 दिनों में लगातार इंपॉर्टेंट पिक्स और प्लस हिंदी, जो हिंदी 40 नंबर की आएगी यूपीएसआई वाली, उस पे फोकस करके 1 को 40 की क्विज चल रही है। प्लस उसके अलावा पूरे दिन भर आप अपडेट देखते रहिए। इस चैनल पे फ्री वाला चैनल है एकदम, कई सारे अपडेट देते जाएंगे जो कि लास्ट के 8-9 दिन में मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज है, जो आप पढ़ लो। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सब कुछ उसमें बताया जा रहा है। एक हमने यूपीएसआई प्लेलिस्ट भी बना दी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, उसमें जितने वीडियो दिए हुए हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। संविधान जीके के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई और कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। भैया क्विज डेली करते रहो, पिछले 3 महीने से करवा रहे हैं, पिछला भी बैकलॉग क्लियर कर लो और लगातार इस चैनल को फॉलो करके रखिए। तो अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये मेन चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन रखिए। ये यूपीएसआई 2021 का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए चैनल बनाया गया है। यहाँ पे फ्री क्विज, पिक्स सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। लगातार आप इसमें फॉलो करते रहिए। मीडिया सेक्शन में पिक्स देते रहते हैं, क्विज देते रह रहे हैं, लगातार हो रहा है। आप देखिए लगातार अपडेट देते जा रहे हैं। मूल विधि से रिलेटेड जो टॉपिक आप बोल दोगे इस वीडियो के कमेंट में, उस पर और बंपर रिवीजन करवाएंगे यहाँ पे। दोस्तों यूपीएसआई की एग्जाम डेट आ चुकी है। उम्मीद है कि आप दीपावली के त्यौहार को मनाने के साथ साथ तैयारी भी कर रहे होंगे, रिवीजन लगातार कर रहे होंगे, और वही आपको करना चाहिए। इस समय आपका सबसे परम कर्तव्य वही है, लगे रहिए। एक बात और है कि मूल विधि, संविधान और जीएस वाला पोर्शन तो पढ़िए ही, वहां तो आपको करना ही है, उसके बिना पेपर नहीं हल हो पाएगा। लेकिन उसके साथ हिंदी को भी थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए। प्रश्नों की संख्या भले ही सीमित है, लेकिन जरा सिलेबस को एक बार उठाकर देखिएगा, कितनी ज्यादा उसमें डाइवर्सिटी है, कितने ज्यादा चीज़ों को शामिल किया गया है। कहीं रस छंद अलंकार है, कहीं लेखकों की रचनाएं हैं, कहीं मुहावरा और लोकोक्ति है, कहीं और भी चीज़ें, मतलब जितनी भी व्याकरण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं शायद ही कुछ छूटी हों, सब कुछ शामिल। और ऐसी कंडीशन में प्रश्न कहाँ से बनेगा, मतलब प्रश्न पूछने के लिए एग्जामिनर को एक बड़ा मैदान मिल जाता है, वो कहीं से भी पूछ सकता है। तो हर एरिया से आपको अपने हथियार चुनकर रखने होंगे और इसीलिए अभ्यास आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए 30 तक हमने हल कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 31। और अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसी सीक्वेंस में पीछे का पहले देख लीजिएगा। 31 से आगे देखते हैं। देखिए तर्क के द्वारा जो माना गया हो, ठीक, तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसको क्या कहेंगे। अब ये वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला मैटर है। तो देखिए तर्क संगत कहा जाएगा, तर्क सम्मत कहा जाएगा, टकावी कहा जाएगा या कटक कहा जाएगा। तो तर्क संगत कहा जाएगा, तर्क संगत कहा जाएगा या तर्क सम्मत कहा जाएगा। यहां देखिए कहा क्या गया है, माना गया हो, और मानने को क्या कहा जाता है, सम्मति, सहमति कहा जाता है। तो तर्क सम्मत होता है। तर्क संगत का मतलब ये होता है ना कि तर्क करने योग्य है, अभी उसको सिद्ध नहीं किया गया है, लेकिन आपने तर्क किया और लोगों ने मान लिया तो वो क्या हो जाएगा, तर्क सम्मत हो जाएगा, और बी वाला सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अगले वाले में कहा गया, अच्छा तकावी का मतलब क्या होता है। तो तकावी का मतलब होता है तर्क करने वाला, और कटक मतलब होता है द्रोणी, और जो पर्वत के कटे फटे किनारे होते हैं उनको भी कटक कहा जाता है। ज्योग्राफी में अलग अर्थ होता है, हिंदी में अलग होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। मध्य महासागरीय कटक के बारे में आपने सुना होगा, ऊपर की ओर उछाला हुआ, ठीक। शब्द को जरा ध्यान से देखिएगा, प्रश्न ध्यान से पढ़ना आवश्यक होता है, क्योंकि बहुत बारीक अंतर होता है और प्रश्न में जो विकल्प है आप गलत चुन लेते हैं, फिर नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से देखिए। तो ऊपर की ओर उछाला हुआ, अब यहाँ सामने नहीं उछाला गया कि सामने की ओर उछाल दिया और वो कहलाएगा। तो ऊपर की ओर आपने उछाला तो ये क्या होगा, उच्चिप्त होगा ऊपर की ओर। अगर सामने की ओर ऐसे उछाला जाता इस प्रकार से, ठीक है, तो उसको प्रक्षिप्त कहते हैं। जो प्रक्रिया है वो प्रक्षेप होती है और फेंका गया तो प्रक्षिप्त, लेकिन यहाँ पर होगा उच्चिप्त। इसके बाद देखिए 33 को, जो थोड़ा जानता है उसको क्या कहेंगे। तो थोड़ा यानी अल्प, तो यहाँ पकड़ में आ गया। फिर अल्पज्ञ होगा। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता है, अवज्ञ मतलब जो जानता ही नहीं है, अल्प मतलब थोड़ा सा, तो इसमें से सी वाला होगा। इसके बाद आगे अगले वाले को देखते हैं। जो इस लोक की बात है, जो इसी लोक की बात है, तो इह लौकिक भी कह सकते हैं, लेकिन इह लौकिक यहाँ शब्द ही नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, फिर लौकिक को चुन लीजिएगा। इस लोक की है, धरती लोक की है, तो उसको लौकिक कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा। अभी देखिए अलौकिक जो है ये इस लोक का नहीं है, उसको कहेंगे, और साथ में स्वर्गीय है तो जो स्वर्ग से संबंधित है। पाश्चात्य मतलब पश्चिम दिशा का या पश्चिमी, इस प्रकार से। अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया जो देने योग्य है उसको क्या कहा जाएगा। ये सब वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला मैटर है। तो गे कहा जाएगा, दे कहा जाएगा, पे कहा जाएगा, या फिर दान कहा जाएगा। तो दान तो देना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, दान एक प्रक्रिया हो गई, लेकिन जो देने योग्य है उसको देय कहा जाएगा। मतलब हर चीज जो देय है वो दान नहीं होगी, ठीक है। दान में निस्वार्थ भावना होती है, बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, आपने ऐसे ही खैरात दे दिया, तो वो एक अलग ढंग का देय हुआ। देय एक मानदेय भी होता है, मानदेय मतलब वेतन, तो मेहनत आपसे करवाई जाती है, उसके बदले में आपको मजदूरी दी जाती है, तो वो भी देय है। तो देय का मतलब होता है देने योग्य। अच्छा इसमें और भी देख लीजिए, गेय का मतलब होता है गाने योग्य। कहते हैं ना गेय छंद है या गेय पद है, अर्थात आप उसे गा सकते हैं। और पेय मतलब पीने योग्य, ये प्रक्रिया है। दान तो आपने देख लिया। इसके बाद 36 को देखिएगा, प्राणदा। प्राणदा के लिए अनेक शब्द, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है
जरूरी नहीं कि वाक्य दिया हो और आपसे शब्द ही पूछे, शब्द देकर वाक्य पूछ सकता है और ये पूछा भी जाता है। तो प्राणदा, प्राण और दा, ठीक है, दा मतलब क्या, दात्री या देने वाली, और प्राण मतलब आप समझ ही रहे हैं। तो प्राण देने वाली, तो यहाँ आप देखिए जीवन देने वाली दवा, ये सबसे सही होता है। प्राण रहने का मंत्र ये कहाँ से हो गया, यहाँ तो देने की बात हो रही है। तो जीवन दायिनी हम लोग दवा को कहते ही हैं, जीवन दायिनी औषधि आपने सुना ही होगा, अर्थात जीवन देने वाली। आपकी मृत्यु निकट आ गई थी, आप गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए थे, लेकिन दवा आपने ले ली और उसके बाद आपका जीवन बच गया, आप स्वस्थ हो गए, तो ये क्या हो गया, जीवन दायिनी यानी प्राणदा। तो प्राणदा औषधि को भी कहा जाता है, ये आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले को देखते हैं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे कवित्री की असल में आपसे वर्तनी पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि स्त्रीलिंग, वो तो दिखाने का तरीका है। अब इसमें आप बताइए, कवित्री होगा, कवित्री होगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा या ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे लिखा जाएगा, तो ये वाला सही है, कवित्री, ठीक है, क व ये त्री, ये वाला जो इसमें वर्तनी शुद्धि क्रम है वो सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो विदुषी होगा, ठीक है, अगर महिला कोई विद्वान है तो उसको विदुषी कहेंगे, विद्यावंती नहीं कहेंगे, ये कोई शब्द ही नहीं है। विद्यामती यानी विद्या को धारण करने वाली, हाँ हो सकता है, लेकिन उससे उपयुक्त शब्द। 4 अगर विकल्प दिए हैं उसमें से कुछ और विकल्प भी आपको ठीक लग रहे हैं, तो ये देख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा है, तो इसमें विदुषी शब्द आपका सबसे श्रेष्ठ है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अगर विदुषी ना दिया हो तो विद्यामती और विद्यावंती को चुन सकते हैं। यहाँ देखिए दिन, दीन, दिन एक शब्द है और दीन एक अलग शब्द है, तो इसमें दोनों का युग्म बना दिया है। अब आपसे पूछा है कि इनका मतलब क्या होता है, तो दिन मतलब दिवस होता है, आप जानते हैं, और दीन मतलब क्या होता है, दीनहीन, दीन मतलब गरीब। तो अब इसमें से आप देखकर बताइए, तो ऊपर वाला ही मिल जा रहा है, दिवस मतलब होता है दिन और दीन मतलब गरीब, बाकी इसमें उल्टा कर दिया है, इसमें सुबह गरीब बना दिया है, सब गलत है, पहला वाला सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अली और अली, ठीक है, अली और अली, मात्रा का सिर्फ फर्क है और उच्चारण का भी फर्क है, अली और अली। तो यहां पर आप बताइए कि युग्म का अर्थ क्या है। भौरा भगवान, भगवान दुश्मन, सखी भौरा, भौरा सखी, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहां पर हो जाएगा भौरा और सखी, ठीक है। अली जो है ये भौरे को कहा जाता है, ठीक, और अली जो है ये सखी को कहा जाता है, यहां हमने देखा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। चिर और चीर का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो चिर मतलब क्या होता है आप समझिए, यहाँ पर नया पुराना दिया हुआ है, किला और कांस दिया है, पुराना कपड़ा दिया है और चर अचर दिया है। अब यहाँ पर देखिए कपड़ा जो है मतलब चीर जो है ये पुरानी चीज को कहा जाता है, पुराना कपड़ा हो सकता है। अब इसमें कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जो कि सही हो, ठीक है, जो विकल्प दिए हैं कोई भी परफेक्ट नहीं दिखाई देता है। असल में चिर का मतलब होता है जो पुराने समय से चला आ रहा है, ठीक, तो पुराना हो जाएगा, लेकिन उसके साथ चीर का मतलब जो यहाँ कपड़ा दे रखा है, तो चीर जो है ये सिर्फ कपड़े को नहीं कहा जाता है, जो दुर्बल वस्त्र होता है, कमजोर कपड़ा होता है, उसको कहा जाता है। तो फटा कपड़ा आप चुन लीजिएगा। फिलहाल यहाँ कपड़ा दिया है तो नजदीकी विकल्प है, हम सी वाले को चुनते हैं, पुराना और कपड़ा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। मंदिर और मंदिरा, अब इसमें आपको देखकर बताना है क्या अर्थ होगा इसका। तो मंदिर मतलब पूजा घर होता है, ठीक, पूजा घर या देवालय हो सकता है, लेकिन मंदिरा किसको कहते हैं, तो मंदक कहा जाता है अश्व को, ठीक है, और मंदिरा मतलब अश्वों के रहने का स्थान, यानी अश्वशाला जो घुड़साल होती है उसको कहा जाता है। तो देवालय और अश्वशाला वाला सही है भाई, पुजारी को मंदिरा मत समझ लीजिएगा, ठीक है, डी वाला सही है। इसके बाद अगले वाले यानी 43वें को देखते हैं। आधा तीतर आधा बटेर, लोकोक्ति का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, शंकर चिड़िया, ठीक है, और अनुपम वस्तु और समान कार्यों का मिश्रण। और इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ आप देखें 43, आधा तीतर और आधा बटेर, न तो पूरी तरह से तीतर है और न पूरी तरह से बटेर है, लोकोक्ति होती है। इसका क्या हो जाएगा, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, मतलब चीजें जो है वो एक जैसी है ही नहीं है, कुछ जो है वो आपने बैगन डाल दिया है, कुछ आपने धनिया डाल दिया है, कुछ आपने आलू घुसा दिया है, मतलब कुल मिलाकर ये कि जो चीज़ है उसमें कोई भी चीज़ एक ढंग की नहीं। तो ये आधा तीतर और आधा बटेर, और बेमेल है, आपस में तालमेल भी नहीं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। त्रिशंकु होना, त्रिशंकु को कुछ लोग अंतरिक्ष का पर्यायवाची मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। त्रिशंकु जो है ये बीच की अवस्था होती है, मतलब अधर में लटके हुए। तो यहाँ पर देखिए, चारों ओर ध्यान रखना, किसी और का न रहना, 3 तरफ ध्यान देना, केवल ऊपर देखना। तो त्रिशंकु को स्वर्ग जाने की अभिलाषा थी, मतलब वो स्वर्ग जाना चाहते थे, लेकिन वहां पर उनका इन्विटेशन नहीं था, तो वो जबरदस्ती ही कोशिश करने लगे और बीच में टंग गए, न तो वो धरती पर रहे न ऊपर जा पाए। तो इनके लिए कहावत वो सिद्ध होती है कि धोबी का कुत्ता और न घर का न घाट का, ठीक। तो यहाँ पर किसी और के नहीं रहे, त्रिशंकु का यही मतलब होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से यहाँ शुद्ध शब्द आपको तलाशना है, तो आप देखिए इसमें चिन्ह दिया है, कृपया दिया है, दवाइयाँ दिया है और प्रशंसा दिया है। सही कौन सा है, प्रशंसा। चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता है, उसमें ना ऐसे ह लिखते हैं और उसी के साथ ऐसे न रहता है, इस प्रकार से होता है। कृपया ऐसे नहीं लिखा जाता, दवाइयाँ भी गलत लिखा है, यहाँ बड़ी ही नहीं रहेगी, डी वाला सही है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, गंगा नहाना। कहते हैं ना कि बेटी की शादी करके गंगा नहा लिए, पुरानी कहावत है, शादी करना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब यहाँ देखिए गंगा नहाना, अब यहाँ पवित्र होना, कार्य पूरा करके निश्चिंत हो जाना, नदी में स्नान करना और प्रशंसा करना। तो आप लोगों के संदर्भ में ये होगा कि भाई परीक्षा देकर हम गंगा नहा लिए, मतलब काम पूरा करके निश्चिंत हो गए और अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर कार्य पूरा करके निश्चिंत हो जाना, यही इसका मतलब होता है। गंगा नहाकर पवित्र हो जाएंगे वो अलग चीज़ है, वो धार्मिक मान्यता है, लेकिन जो असली बात है वो ये। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 47, काला अक्षर। अब ये तो बताना नहीं पड़ेगा, चुन लीजिए और बताइए क्या होगा। ये उल्लू के बराबर तो हो नहीं सकता, आज उल्लू का दिन है, लेकिन उल्लू के बराबर नहीं हो सकता, ये भैंस के बराबर होगा, काला अक्षर और भैंस के बराबर। अब ये किसके लिए कहावत कही जाती है,
तो उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए काले अक्षर मतलब अक्षरों का काला रंग और भैंस का काला रंग दोनों एक जैसे हैं, उनमें कोई फर्क नहीं। ठीक, अब इसके बाद आगे चलते हैं, भैंस इसका हो जाएगा। इसके बाद 48 में कहा गया, आगे एक ब्लैंक स्पेस से कहा गया कि उसके अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। तो भाई किसके अंधे को, कौन सा अंधा है, ये कौन सी वैरायटी का है? बचपन का अंधा है यानी जन्मांध है, सूरदास टाइप, या सावन में अंधा हो गया है, या आँख का अंधा है, आँख से ही अंधे होते हैं और कोई अंग से अंधे नहीं होते हैं, और बात का अंधा है। तो भाई इसमें से सावन का अंधा होगा। सावन का अंधा अगर है मतलब सावन का ही एकदम से प्रेमी है, उसको कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसे चारों ओर हरा ही हरा दिखाई देगा, हरियाली दिखाई देगी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 49। अशुद्ध वर्तनी आपको चुननी है, पुष्प, पूज्य, परिस्थिति और प्रशंसा। प्रशंसा यहाँ एक बार फिर से ठीक है, ठीक दिया है, बताइए ये ठीक लिखा हुआ है, वो एकदम ठीक लिखा हुआ है। क्योंकि हमें इसमें अशुद्ध चाहिए, तो अशुद्ध कौन सा है? पूज्य, पूज्य होता है, ठीक है, पूज्य होता है, बड़े ऊ की मात्रा होती है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, तो उत्तरदायी है, उत्तरदायी है, उत्तरदायी है, कैसे लिखा जाएगा? बी वाला सही है, उत्तरदायी ये वाला सही। इसके बाद 51वें को देखते हैं, आशीर्वाद की वर्तनी आपसे पूछी गई, मतलब ये आपको बताना है कि इसमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। 4 दिया है ना, आशीर्वाद दिया है, आजीविका दिया है, अध्ययन दिया है, कैसे लिखा जाएगा इनको आप देख लीजिए। और इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका अध्ययन हो जाएगा। अध्ययन ऐसे ही लिखा जाता है, बाकी जितने हैं वो गलत। आशीर्वाद में उड़नतुरा ही गलत लगाया है, और ये जो है ना ये इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। इसके बाद ऊनी ऐसे नहीं लिखते हैं, माफ कीजिएगा, इसमें थोड़ी सी बोलने में मिस्टेक हुई है। यहाँ अशुद्ध वर्तनी आपको तलाशनी है जो गलत हो, यानी 3 सही है और कोई एक गलत, ठीक है। तो आशीर्वाद ठीक लिखा है, यहाँ पर देखिए बड़ी की मात्रा ही रहती है, और अध्ययन भी ठीक लिखा है। ऊनी भी ऐसे ही लिखा जाता है, आप बोलते हैं ना ऊनी यानी बड़े ऊ का उच्चारण करते हैं, तो वो सही है। आजीविका नहीं होता है बल्कि आजीविका होता है, वह पे छोटी की मात्रा रहेगी, तो यही वाली अशुद्ध है और इसका बी वाला आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है। तो इसके बाद आगे चलते हैं। 52 में कहा गया कि जो शुद्ध वर्तनी है वो बताइए। तो स्वातंत्र है, स्वातंत्र है, कैसे लिखा जाएगा? तो स्वातंत्र लिखा जाएगा, और इसको लिखने का तरीका कैसा होगा? ये वाला सही, स्वातंत्र, स्वतंत्रता का भाव। इसके बाद 53 को देखिए, शुद्ध वर्तनी आपसे पूछी गई, तो अभ्यस्त है, अभ्यस्त है, कैसे लिखेंगे इसको? तो जो ऊपर वाला है वही सही है या नीचे वाला सही? अभ्यस्त होगा, ठीक है, ये वाला हो। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले को देखते हैं। शुद्ध वाक्य आपको बताना है, चाय ठंडा हो गया। चाय स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है, तो चाय जो है वो ठंडी हो गई। हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, अच्छा लगता है ना, तो ये गलत है। इसके बाद पकने से पहले जामुन हरी होती है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, बताइए तो इसमें क्या हो जाएगा? पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये वाला सही, ये वाला वाक्य सही है। बाकी सभी जो है उनमें कहीं लिंग की अशुद्धि है, कहीं पर वाक्य का जो सीक्वेंस है वही गड़बड़ है। डी वाला इसका परफेक्ट है। इसके बाद 56 को देखिए, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य आपको चुनना है। तो यह एक गंभीर समस्या है, यह मुझे बड़ा भूख लगा है, मैंने राम से पूछा और वह घर गया। अब इसमें से आपको क्या करना है? अशुद्ध वाक्य की तलाश करनी है। तो अशुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? मुझे बड़ा भूख लगा है, मुझे बड़ी भूख लगी है, भूख जो है वो स्त्रीलिंग है। इसके बाद अगले वाले यानी 57 को देखिए, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन से हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, बाकी जो है वो छायावाद उत्तर काल के हैं, यानी उसके बाद के समय के। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, शुद्ध वाक्य आपको तलाशना है। तो मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक, ये लिखा हुआ है। और सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। उन्होंने छक कर पेट भर खाया, आदमी सबकी रात जानता है। तो नीचे वाले दोनों तो गलत है, वो देखकर लग रहा है। अब इसमें से आप देखिए, तो यहाँ पर जो स्थित शब्द है वो बेकार में यूज किया है, ये भी बेकार है, मतलब इसमें अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। बी वाला सही है, सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। इसके बाद अगले वाले यानी 58 को देखते हैं। सूरसागर के रचयिता कौन है? तो साहित्य लहरी, सूरसागर और सूर की सारावली, श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। सूरदास की रचनाओं को याद करने का ये दोहा याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो सूरदास की रचना है और कोई नहीं लिख सकता है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी बताइए? सालवती थी, ग्राम थी, गुंडा थी या मछुआ थी? तो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ा जाता है। 59 को जरा बताइए, देखिए कितने लोग बता पाते हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली रचना बताइए, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, ठीक। तो इसमें से आप देखकर बताइए, सालवती होगा, ग्राम होगा, गुंडा होगा कि मछुआ होगा, इसमें से कौन सा होगा? इसके बाद देखिए 60वां, जयद्रथ वध किसकी रचना है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने इसे लिखा था। जयद्रथ का वध हुआ। जयद्रथ जो था ये दुश्शला का पति था, मतलब दुर्योधन का बहनोई था, और अपने वध से बचने के लिए छिप गया था। अर्जुन ने इसे मारने की प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि अभिमन्यु को मारने में जिम्मेदार था, मतलब रोकने के लिए चक्रव्यूह के द्वार पे तैनात हो गया था, तो इसलिए इसको मारने की प्रतिज्ञा। तो पूरा जो नाटक है उसको इन्होंने काव्य पंक्तियों में लिखा है, और मैथिली शरण गुप्त इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हमने किया है।